हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत प्रीवियस ईयर में 2009 से लगाकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ऑब्जेक्टिव सहित इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है आपका, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज। ऑप्शन है फ्लो ऑफ एटम्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ आयंस। तो विद्यार्थियों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, तो वह इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों इसका आंसर है। ये 2009 और 2021 में आया हुआ है। हमें यह भी साथ में याद रखना है कि करंट की डायरेक्शन बच्चों पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं करंट फ्लो के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। याद रखिएगा, ये चीजें भी आपकी परीक्षाओं में आ सकती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। विच वन लिक्विड इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट द इलेक्ट्रोलाइट। ये 2009 में आया हुआ है। हालांकि अभी इस टाइप के प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि ये सिलेबस से बाहर हो चुके हैं। सॉल्टी वाटर, डाइल्यूट एसिड, मर्क्यूरी या कॉपर सल्फेट। तो मर्क्यूरी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इलेक्ट्रिक सेल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक सेल्स जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2009 में आया, 2010 में आया, 2015 में आया, 2019 में आया, 2024 में आया। मुझे लगता है इतनी बार तो कोई ऑब्जेक्टिव किसी बोर्ड में रिपीट नहीं हुआ होगा, पर एमपी बोर्ड में यह क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ। तो विद्यार्थियों, ऑप्शन है लेंथ, डायमीटर, मास, मटेरियल। विद्यार्थियों, इसका आंसर सभी को याद है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। विद्यार्थियों, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये किस पर डिपेंड होती है बच्चों? मटेरियल पर डिपेंड होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक तो मटेरियल पर डिपेंड होता है, मटेरियल के साथ साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड होता है। दो चीजों पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका डिपेंड होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो टेम्परेचर पर और एक मटेरियल पर। अगले पर आते हैं। ओमिक रेजिस्टेंसेस ये आया 2010 में, 12 में और 22। ऑप्शन है जंक्शन डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ट्रांजिस्टर और कॉपर वायर। ओम के नियम जो लागू होते हैं विद्यार्थियों वो कॉपर वायर पर लागू होते हैं। जंक्शन डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड और ट्रांजिस्टर, तो ये तीनों ही नॉन ओमिक है। तो ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं, इन पर ये लागू नहीं होते हैं। ठीक, यानी कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वह सारे होते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। तो कॉपर वायर यानी जितने भी मेटेलिक कंडक्टर हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस इज, ये 2011 और 2024 में आया। इनफाइनाइट, वेरी लार्ज, वेरी लो और जीरो। तो जो सुपर कंडक्टर अगर बन जाए, यानी सुपर कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूं कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विद्यार्थियों रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो हम ऐसा करें क्या, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो क्या रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर। तो हम टेम्परेचर को ऐसी कंडीशन में ले आए, इतना कम कर दें कि रेजिस्टेंस आपका जीरो हो जाए। और जो रेजिस्टेंस जहां जीरो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। यानी सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है विद्यार्थियों वो क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है, कोई रुकावट ही नहीं। और ठीक है, और रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाता है? जीरो। तो सुपर कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो है बच्चों इनफाइनाइट और रेजिस्टेंस जीरो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये 2013 और 2019 में आया। ओम होता है या ओम इनवर्स होता है, ओम मीटर होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो कैसे निकालेंगे? तो विद्यार्थियों निकाल के देखते हैं भैया। R इज इक्व टू रो L बाई ए, ये हमारा पड़ा हुआ है। तो रो इज इक्व टू R A बाई L। ठीक, अब हमें इन सबके
डायमेंशनल फॉर्मूले सॉरी यूनिट पता होनी चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट विद्यार्थियों ओम है, एरिया की यूनिट स्क्वायर मीटर है, लेंथ की यूनिट मीटर है। कैंसिल करेंगे क्या आएगा भैया, ओम इंटू मीटर। कितना सरल था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पोटेंशियोमीटर इज अ वोल्टमीटर। ठीक है, आइडियल वोल्टमीटर होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का कोई भी क्वेश्चन आपकी जो सिलेबस में नहीं दे रखा है, प्रैक्टिकल के सिलेबस में जरूर पोटेंशियोमीटर आपका है। फिर भी हम लोग इसमें पूछा हुआ है 2009 में, इसीलिए आप लोगों को आप बताया है। ठीक, पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्टमीटर होता है। अगला है इफ टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन रेजिस्टेंस विल बी। भाई दो रेजिस्टेंस हैं जिनके रेजिस्टेंस आपको 2 ओम गिवन है, ठीक, और आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 1/R1 प्लस 1/R2, 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 ओम। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2009 में आया हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो अभी हमने पढ़ा, रो इज इक्वल टू RA/L, इसका निकालना है। लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला L है, एरिया का L²। अब आप बोलोगे सर हमको तो रेजिस्टेंस का याद नहीं है, तो वो भी मैं आपको निकालना बता देता हूं, कैसे निकालेंगे। पोटेंशियल का तो बिल्कुल रट के रखना चाहिए, अगर नहीं याद है तो अभी तो बता रहा हूं, पर रट के रखना चाहिए। V इज इक्वल टू W/Q, W का ml² T इनवर्स 2 और चार्ज का AT। तो विद्यार्थियों ml², T ऊपर जाएगा, T इनवर्स 3 A इनवर्स 1, ये पोटेंशियल का है। तो ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स 1, और तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स 2। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, एक L इससे L कैंसिल हो जाएगा, तो ml³ T इनवर्स 3 A इनवर्स 2। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये भी अच्छी खासी बार पूछा हुआ है, 2014 में आया, 20, 21 में आया और 22 में आया। तो किस पर बेस्ड है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड। ठीक, तो मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी 2020 और 23 में आया हुआ है। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I/A। अगर 1 स्क्वायर मीटर में, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर में जो करंट फ्लो होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। और करंट की जो यूनिट है बच्चों एम्पियर है, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो हो गया भैया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, नहीं तो आप ऐसा नहीं लिखे तो ऐसा लिख ले, एम्पियर इनवर्स 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब टेम्परेचर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मान लो आप अपने आप को, मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं, ध्यान रखिएगा, गलती कभी नहीं होगी। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन है, आप मान के चलो कि आप इस कंडक्टर में आप स्वयं हो, अपने आप को इलेक्ट्रॉन मान लो। अब बढ़ाओ टेम्परेचर, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है विद्यार्थी, ध्यान से समझना इस बात, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ क्या लगी है, आग, और आग लग जाएगी तो आप सब यहाँ इस कंटेनर में या इस कंडक्टर में आप स्वयं है और यहाँ आग लगी है, तो क्या करोगे, बचने के लिए भागोगे या धीरे धीरे भागोगे, तेज भागोगे। यानी कि सिंपल सा याद टेक्निक याद रह जाएगी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज द टेम्परेचर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंक्रीज। ठीक, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, इंक्रीज हो जाएगी, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ये 2011 और 2017 में आया। एक्चुअल में अगर आप किसी कंडक्टर, अगर आपके सामने में यहां ले लेता हूं, ये मैंने कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर पर मैंने यहां V पोटेंशियल अप्लाई किया। ठीक,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस टाइप से, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ना, इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, उस एवरेज वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो देखो विद्यार्थी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं केवल अभी आपको एग्जाम पर्पस से पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं सारी चीजें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कैसे लिखना है और यही सारी चीजें बता रहा हूं, अन्यथा केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अपने को 1 घंटा चला जाएगा। ठीक, तो डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गई कि भाई हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ये, ठीक है, कंडक्टर के अंदर, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है उस एवरेज वेलोसिटी को ही हम क्या कह रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब रिलेशन भी निकालना है, तो रिलेशन निकालते हैं, तो कंसीडर कर लेते हैं भैया। क्या कंसीडर कर लिया, लेट्स कंसीडर conductor P and area of cross section A. Suppose the ends of conductor are joined to a potential difference V और drift velocity हमने Vd कंसीडर कर ली। Vd is drift velocity and N is number of free electron per unit volume। ठीक, अब समझो इस चीज को कि हमें चाहिए क्या, हमें रिलेशन चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में। ठीक, अब हमें करंट चाहिए, पहले तो करंट निकालें, क्योंकि आपको जब करंट डेंसिटी चाहिए तो करंट डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूं, J इज इक्वल टू I बाई A होता है। यानी कि टारगेट के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले चाहिए I, यानी हमें चाहिए करंट। और विद्यार्थियों, करंट का जो फार्मूला होता है Q बाई टी होता है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता हो तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इज इक्वल टू एन होता है, एन ई बाई टी। यानी कि अब हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, हमने क्या कंसीडर किया कि कंडक्टर P है हमारे पास, एक कंडक्टर हम लोग कंसीडर कर लिया, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टर का हमने कर लिया। अप्लाइड पोटेंशियल हमारा जो है वो V है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और जो इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको हमने Vd मान लिया। ठीक, अब हम ये मान के चले इसकी लेंथ को हम L कंसीडर कर लें, एरिया हमारा L A हो गया। ठीक, ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहां पहले अपन इसका वॉल्यूम अगर पता हो तो हमारा काम बन जाए। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, तो हम कैसे निकालते, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो लेंथ ब्रेथ एरिया हमारे पास गिवन है, हाइट यानी कि एक प्रकार की डिस्टेंस। अब देखो वेलोसिटी इनटू क्या कर दो आप, टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे डिस्टेंस निकल आएगी। तो एक वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इन टी सेकेंड। ठीक, अब टी सेकेंड में ये आपका वॉल्यूम है, ठीक, कंडक्टर का। अब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हमें पता है। अब द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टी सेकेंड। अब टी सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्टोर। अब देखो आपको ये पता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कंसीडर करते हैं। ठीक, तो पर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल में जो है
एन वी डी इंटू टी पूरे वॉल्यूम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाए। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुट कर दो भैया, एन वी डी टी ई बाई टी, टी से टी कैंसिल हो गया, बचा क्या एन ई ए वी डी, और इस एन ई ए वी डी को यहाँ पुट कर दो, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी बाई ए, तो जे इज इक्वल टू हो गया एन ई वी डी। ये विद्यार्थी आ गया हमारा करंट और करंट डेंसिटी में रिलेशन। एग्जाम में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पूछे तो ये आ जाएगा, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में पूछे तो ये वाला आ जाएगा। काफी इजी है, हमें टारगेट चुनना है कि हमें क्या रिलेशन निकालना था। तो हमें अगर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चाहिए था तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी यानी एन बाई टी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पता लगाना था, तो हमने पहले वॉल्यूम पता लगा लिया, उस वॉल्यूम से, ठीक है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया टी सेकेंड में, पर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो टोटल जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, तो टी सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा होना चाहिए ना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इन टी सेकेंड, ठीक। तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ओम्स लॉ, ये बहुत बढ़िया लॉ है, इसको बहुत सिंपल सी बात में बता देता हूं। ओम्स लॉ बहुत आसान है, आप कुछ नहीं है कि हमारे पास जो कंडक्टर था, ये आपके पास मान के चलो कि एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर पर हमने V पोटेंशियल अप्लाई किया, ठीक, और V पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद इसमें करंट फ्लो हुआ, तो जितना ज्यादा आपका पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा इसमें करंट फ्लो होगा, यानी कि जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो फ्लो ऑफ करंट के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। पर ये बहुत पहले की बात है, ठीक है, तो बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और बहुत सारी चीजें खोजी गई, ठीक है, बहुत पहले की कहानी है, तो बाद में ये पता चला कि भाई इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो इसकी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि लेंथ नहीं बदलना चाहिए, एरिया नहीं बदलना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, तो ये सब चीजें अगर होती है तो ही अपन ने पास, ये देखो ओम्स लॉ ये कहता है कि द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर लाइट, टेम्परेचर और लेंथ रिमेन अनचेंज, इसमें कोई चेंज नहीं हो, तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतना रट्टा नहीं मार सकते, इतना नहीं लिख सकते, तो क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी हो गया। यहाँ प्रोपोर्शनल के साइन को अगर आप रिमूव कर दें तो V प्रोपोर्शनल टू आई था, तो V इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा, R इज इक्वल टू V बाई। अब इसका एक ग्राफ भी देख ले, वी आई ग्राफ है ना, करंट और वोल्टेज के बीच में, वी आई ग्राफ, करंट और वोल्टेज के बीच में जब ग्राफ हम निकालेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है। तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ आप खींचोगे तो क्या मिलेगी आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। देखो सबसे पहली चीज तो अपने दिमाग में रखना है कि जो रेजिस्टिविटी है वो आपका, जब हम लोगों ने पढ़ाया था आपको तो इस तरह से पढ़ते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो जो रेजिस्टेंस है विद्यार्थी वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड होता है। अगर आप लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, आप एरिया इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। बट जो रेजिस्टिविटी है विद्यार्थी वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होने के कारण वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, वो केवल डिपेंड करती है मटेरियल पर, ठीक। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, पर रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो डिफरेंस कुछ हुआ नहीं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी इंक्रीज हो जाता है। तो एक पॉइंट तो बहुत ज्यादा आपको याद रखना है कि ये बहुत सिंपल सा पॉइंट, कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड इट्स एरिया ऑफ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक।
और ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, तो डज नॉट डिपेंड। ये वाली कहानी अपने को याद होनी चाहिए। उसके बाद रेजिस्टेंस की यूनिट आपके पास ओम होती है, रेजिस्टिविटी की हम लोगों ने निकाल रखी है ओम इंटू मीटर। आप चाहें तो डेफिनेशन इसमें ऐड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और इधर रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। ठीक, तो रेजिस्टिविटी की चलो डेफिनेशन कैसे आप लिखने वाले हो, तो उसका एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन तो आप सबको मालूम है कि जो रुकावट है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, करंट फ्लो के मार्ग में जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे ही आप रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अगर मैं ये मान के चलूं कि लेंथ 1 मीटर हो किसी कंडक्टर की, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर हो, तो जो रेजिस्टेंस है वो उसकी रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। इस तरह से आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, पर मुख्य पॉइंट तो यही है। ठीक, नेक्स्ट, if the length of conducting wire becomes twice when stretched, then how many times resistance will increases? Calculate। 2013 और 2017 में ये प्रश्न आया। हम मान के चले कि हमारे पास जो वायर है उसकी लेंथ L है और जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब आपने इस वायर को खींचा और लेंथ को डबल कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा। तो शुरुआत में जो हमारे पास रेजिस्टेंस है हम उसको मान लेते R है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर R इज इक्वल टू रो L बाय। अब मेरा प्रश्न है आपसे कि जब वायर को खींच के हम डबल कर देंगे तो उसमें कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी? तो वो क्वांटिटी है बच्चों आपकी रो यानी कि रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी नहीं बदलने वाली, रेजिस्टिविटी आपकी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। दूसरी चीज, वॉल्यूम ऑफ द वायर चेंज नहीं होगा। तो एक रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी और एक वॉल्यूम ऑफ द वायर नहीं बदलेगा। तो हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है और जो फाइनल वॉल्यूम है वो इक्वल होना चाहिए। जो इनिशियल वॉल्यूम है उसके इक्वल होना चाहिए फाइनल वॉल्यूम। तो एरिया इंटू लेंथ एल, नया एरिया, अब नई लेंथ क्या हो गई, डबल कर दी तो 12। यहां से हमारे पास एरिया निकल आएगा ए एल बाई 12। तो स्टूडेंट एरिया हो जाएगा हाफ, लेंथ डबल करेंगे एरिया हाफ हो जाएगा। अब हमें चाहिए न्यू रेजिस्टेंस, और जब आप न्यू रेजिस्टेंस चाहिए तो फॉर्मूले में चेंज करना है बस। तो न्यू रेजिस्टेंस इसको R1 दे दें, रो तो चेंज होगा नहीं। अब L की बजाय हमारे पास 2L हो जाएगा और A की बजाय हमारे पास A बाई 2 हो जाएगा रो। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4L बाई A हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे 4L बाई A हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 4L बाई A, है ना, 2 ऊपर गया 4 हो गया। तो ये जो है विद्यार्थियों, अब ये फार्मूला काई का है, तो ρL बाई A R के इक्वल हो गया। तो कितने टाइम्स आया बच्चा, 4 टाइम्स। तो R1 इज इक्वल टू हो गया 4R। स्टूडेंट एक बात और क्लियर दिमाग में रखना है, ठीक है, इसको मैंने दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ 4L बाई A। आपको एक चीज ट्रिक बता रहा हूं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि इसको खींचा और खींच कर इसको ये कर दिया, आपका डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, या 4 टाइम कर दिया, 5 टाइम कर दिया, तो याद रखना कि जो R हैं, ठीक है, जैसे R डैश दे दे n स्क्वायर R, जितने भी टाइम्स उसको कर दिया, खींचा ट्वाइस कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये ट्रिक आपके काम आएगी ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। 9 में आया, 12 में आया, 18 में आया, 23 में आया। मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बार और लिख रहा हूं मैं, 25 में भी आएगा, ठीक है, 25 में भी आएगा, लिख दिया मैंने, ठीक। तो अब क्या होगा, देखो पहला लॉ क्या है इसको समझते हैं हम। ये मान के चल, देखें यहां पर
आपका करंट I1 इधर से आया, इधर से करंट I2 आया, यहां निकल गया I3 और ये गया I4 और ये गया I। एक बात समझो, जितना करंट आता है उतना ही चला जाता है। ये तो एक आम आदमी बता देगा कि भाई जंक्शन की साइड जितना करंट आया उतना ही करंट आउटसाइड जाएगा। तो द सम ऑफ entering current, the algebraic sum of entering current is equal to sum of living current। ये आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल, यानी कि सभी का सम क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब जंक्शन पे जितना भी करंट आया उसका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। तो लॉ क्या हो गया, लॉ ये हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट द जंक्शन, ठीक है, इज 0। और द करंट कमिंग टूवर्ड द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव। ये I1 देखो जंक्शन की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव, और I3 I5 ये जंक्शन से दूर जा रहे हैं तो नेगेटिव। एक और क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आपके यहां से पूछा जा सकता है, तो वो याद रखना है कि ये इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको अपन करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। और जो सिग्मा आई जो है, तो सिग्मा डेल क्यू बाई डेल टी इज इक्वल टू 0, यानी सिग्मा डेल क्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये याद रखना, ये मैंने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बताई कहानी। इस फर्स्ट लॉ का क्या नाम है, एक नाम और है इसका, तो इसको बोलते हैं विद्यार्थियों करंट लॉ। ठीक, सेकेंड लॉ है आपका कि जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है कि जो कोई क्लोज लूप है, क्लोज लूप में जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो स्टूडेंट ये लॉ है कि भाई अराउंड एनी क्लोज लूप ना, अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस पोटेंशियल मस्ट बी 0। जो पोटेंशियल में चेंज है वो 0 होगा। किरचॉफ सेकेंड लॉ के बारे में कुछ बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। किरचॉफ सेकेंड लॉ क्लोज सर्किट के लिए वैलिड है। इसमें आपको सेल भी मिल जाएंगे, यानी कि आपको ईएमएफ मिल जाएगा, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसको सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हम देखो एक सर्किट लेते हैं, यहां पर हमने लिया एक सेल, ये है आपका E1, यहां हो गया आपका रेजिस्टेंस R1, फिर एक और सेल लिया E2, इसका रेजिस्टेंस हो गया R2, यहां एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपन ने लिया R। अब स्टूडेंट यहां पर आपका इधर आ रहा है करंट I1, इधर आ रहा है करंट I2। अब ये टोटल करंट यहाँ आके नेट करंट हो गया I1 प्लस I2, इसको अपन ने दिया। ये एक सर्किट ले लिया अपन ने, क्लोज सर्किट। अब देखो A B C D E और F। अब आपको ये पता लगाना, क्लोज लूप की बात कर रहे हैं। देखो एक चीज याद रखनी है, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको लेना है पॉजिटिव, करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो आपको लेना है निगेटिव। एक और बात, सेल का जो टर्मिनल आपको पहले मिल जाए उसका ईएमएफ वैसा ले लेना। अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो आपका ईएमएफ होगा पॉजिटिव, आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो आपका ईएमएफ होगा नेगेटिव। ठीक, यानी कि आप तो ऐसा याद रखना कि सेल का जो टर्मिनल आपको पहले मिलेगा उसको आपको कर लेना है। तो क्लोज्ड लूप में बात करें तो इन क्लोज्ड लूप जो लूप है आपका वो हो जाएगा ABD, यानी कि हम चल रहे हैं इसको ऐसे में चलाते हुए एक तो क्लोज्ड लूप है आपका। तो इन क्लोज्ड लूप
ये हो गया ADCBA। क्लोज का मतलब जहां से चालू हुआ वहीं खत्म कर देना है, ये क्लोज। अब हम चले ADCBA। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो पोटेंशियल एल्जेब्रिक सम है पोटेंशियल का, वो 0 है। अब देखो यहां अगर रेजिस्टेंस और करंट V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहां का पोटेंशियल हो गया I1R1, फिर इधर I2R2, EMF हो जाएगा इधर E1 और इधर E2, टोटल सम 0। मैंने क्या कहा, करंट की डायरेक्शन में अगर आप चलोगे तो पॉजिटिव, करंट के अपोजिट चलोगे तो नेगेटिव, और जो टर्मिनल आपको सेल का पहले मिल जाएगा उसको हमें ले लेना है। तो चलते हैं भैया। अब देखो I2, हम जा रहे हैं D से C की तरफ हम जा रहे हैं, और सामने अपने को करंट मिल रहा है, यानी कि ये I2 वाला नेगेटिव। चलो बहुत बढ़िया। फिर हम चले CB। अब B से A की तरफ आ रहे हैं और करंट भी B से A की तरफ जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव। अब देखो वापस से, जब हम D से C की तरफ जा रहे थे तो हमें पहला टर्मिनल E2 में पॉजिटिव मिल गया था, तो E2 वाला पॉजिटिव। जब हम B से A की तरफ जा रहे थे तो पहला टर्मिनल हमें नेगेटिव मिल गया था, इसीलिए E1 नेगेटिव। तो विद्यार्थियों I1R1 माइनस I2R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ये हो गया आपका इसके लिए एक एग्जाम्पल। ठीक, तो पहला लो जो है आपका करंट लो, दूसरे लो का नाम है बच्चों लूप लो। जैसे पहला लो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, उसी टाइप से आपका दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड। ठीक, याद रखिए, पहला लॉ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, दूसरा एनर्जी पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते। अगला जो क्वेश्चन है वो 2010 में आया, 16 में आया, 19 में आया, 24 में। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑब्टेन द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस कंडीशन। ठीक, हमें सबसे पहले इसका प्रिंसिपल पर चर्चा। तो स्टूडेंट व्हीटस्टोन आपने क्या किया, इन्होंने 4 रेजिस्टेंस लिए। व्हीटस्टोन आपने 4 रेजिस्टेंस लिए PQR। इन चारों रेजिस्टेंस को इन्होंने एक क्वाड्रिलेटरल में जमा दिया। 4 रेजिस्टेंस लिए स्टूडेंट, और इन चारों को एक क्वाड्रिलेटरल में जमा दिया। ठीक, इनको हमने नाम दे दी PQR। अब इसके एक डायगोनल में हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, दूसरे डायगोनल में एक बैटरी और एक। ठीक है, ये अब यहां से आपका जैसे करंट आई जा रहा है स्टूडेंट, ये करंट आई इस पॉइंट पर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक I1 हो जाएगा इधर। ठीक, अब ये I1 वाला करंट घूमते घूमते यहां आया, तो यहां पर भी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक जाएगा गैल्वेनोमीटर की साइड IG, और I1 का में से एक पार्ट IG में चला गया, तो यहां हो गया I1 माइनस IG। इधर से आ रहा I2, ऊपर से आ रहा IG, दोनों मिलकर हो गए I2 प्लस, और यहां टोटल करंट मिलता है तो वापस से हो गया I। अब लिखना क्या है प्रिंसिपल में, तो आप लिखिएगा कि 4 रेजिस्टेंस PQRS है ना, इनको कैसे जमाना है, तो अरेंज करना है कैसे, क्वाड्रिलेटरल में। तो 4 रेजिस्टेंस को आपने क्वाड्रिलेटरल में अरेंज करना है, क्वाड्रिलेटरल में अरेंज कर दिया। फर्स्ट डायगोनल में गैल्वेनोमीटर, सेकेंड डायगोनल में बैटरी और की को कनेक्ट कर देना है। उसके बाद इन बैलेंस कंडीशन, मुख्य बात यह है इन बैलेंस कंडीशन। अब बैलेंस कंडीशन किसको कहते हैं बच्चों, तो इस गैल्वेनोमीटर का में 0 करंट होना चाहिए। बैलेंस कंडीशन का मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट आ रहा है वो क्या हो बच्चों, 0। तो IG इज इक्वल टू 0। तो इन बैलेंस कंडीशन P by Q is equals to R by S. This is principle of Wheatstone bridge. ये लिखना है, ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल। अब इसके साथ एक चीज और बोला कि इस एक्सप्रेशन को आपको बैलेंस कंडीशन में निकालना भी है, तो चलो निकाल लेते हैं। काफी इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, क्लोज्ड लूप ले लेना है। ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं, इसको दे दिया A, इसको B, इसको C, इसको D। ठीक, अब
अलग अलग पहले लेंगे हम ए बी डी ए बी डी ए। तो इन क्लोज्ड लूप ए बी डी ए बी डी ए में क्लोज्ड लूप ए बी डी ए में सबसे पहला देखो रेजिस्टेंस के साथ पी रेजिस्टेंस है I1 पी। गैल्वेनोमीटर को जी से रिप्रेजेंट भी किया और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अपन ने जी मान भी लिया, तो ये हो गया IG इंटू जी और ये हो जाएगा I2R। तो बच्चों I1 पी IG इंटू जी और I2R इज इक्वल्स टू 0। अब डायरेक्शन देखते जाएंगे करंट की। देखो इधर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे भी, ठीक है। बी से डी भी करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, हाँ। डी से ए अपोजिट जा रहे हैं, यानी I2 वाला नेगेटिव लेना है, बाकी सब पॉजिटिव। और बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, इन बैलेंस कंडीशन क्या होता है, IG 0 होता है। तो IG को 0 कर दिया तो I1P माइनस I2R इज इक्वल्स टू 0। तो I1P इसको उधर फेंक दो, I2R इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं कि भैया दूसरा वाला सर्किट जो बचा BCDP, तो इन क्लोज्ड लूप BCDB में क्या होगा कि देखो यहां करंट हो गया I1 माइनस IG इंटू क्यू, यहाँ हो गया I2 प्लस IG इंटू एस और IG इंटू, तो I1 माइनस IG इंटू क्यू, I2 प्लस IG इंटू एस और IG इंटू जी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा यहां जब हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखो बी सी डी भी चल रहे हैं, तो बी से सी बी करंट पॉजिटिव, सी से डी अपोजिट आएगा और डी से बी भी अपोजिट, यानी क्यू वाला पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। अब यहां पर भी इन बैलेंस कंडीशन विद्यार्थी बैलेंस कंडीशन में IG बराबर 0, तो IG 0 कर दो, ये वाला पोर्शन 0 ये वाला पोर्शन 0, तो I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0। I1Q इसको उधर फेंक दो, I2S इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। अब कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाए। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड, तो I1P बाई I1Q, I2R by I2S. This is P by Q is equals to R by S. ये हो गया हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल ऑब्टेंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 6 ohm, at 100 degree centigrade is 7 ohm, at unknown temperature is 8 ohm. Find out the unknown temperature। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए और ये समझिए कि हमारे पास गिवन क्या क्या है ना। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो सारी चीजें ढूंढ लेते हैं। हमें गिवन है यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है वो 6 ohm और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है वो है 7 ohm और जो आपका अननोन रेजिस्टेंस है वो है आपका अननोन टेम्परेचर है T पर 8 ohm। ठीक, और फाइंड द अननोन टेम्परेचर जिसको अपन ने T कंसीडर। अब ये वाला चाहिए, इसके लिए मैं पहले फॉर्मूला कैसे लाना है उस चीज को समझ लो। अगर T टेम्परेचर की बात करूं, ये फॉर्मूला होता है अननोन टेम्परेचर। आप इसको कैसे R1 अल्फा टी, तो आप अल्फा के इक्वल कैसे निकालोगे, तो RT माइनस R0 अपॉन ये R0 T हो जाएगा। ये हो गया आपका अल्फा के इक्वल। अगर पहला R0 से 100 के बीच में निकालें तो R100 माइनस R0 बाय 100
इंटू आर नॉट, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए है ना, 100 माइनस 0 यानी कि। अब ये दोनों को अगर इक्वल करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट टी, आर 100 आर नॉट 100 इंटू आर नॉट। इस आर नॉट से इस आर नॉट का जीवन खत्म। अब हमें तो टी चाहिए, तो टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर 100 टू आर इंटू 100, ये हो गया। तो फॉर्मूला आया टी इज इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट और आर 100 माइनस आर नॉट इंटू 100, ठीक है। ये हो गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो आर टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 ओम, आर नॉट 6 ओम, आर 100 कितना 7, आर नॉट फिर 6 इंटू 100। तो स्टूडेंट 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, 2 इंटू 100 हो गया 200। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका अननोन टेम्परेचर, 7 माइनस 6 तो 1 हो ही रहा था, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका अननोन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों 2020 में आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ टू बल्ब्स 50 एंड 200 वॉट, ठीक है। तो कहानी को समझते हैं। हमारे पास दो रेजिस्टेंस, जब बल्ब कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ टू बल्ब 50 वोल्ट एंड 200 वोल्ट, दे आर सेम वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या आप मान के चले, हम लोगों ने मान लिया वोल्टेज आपका V है, सेम वोल्टेज V है, ये 2019 में आया हुआ है। और आपको कंपेयर द टू बल्ब 50 वोट और 200 वोट के हैं, यानी कि आपको पावर गिवन है, पावर है पहले बल्ब की 50 वोट, दूसरे बल्ब की पावर है आपकी 200 वोट, ठीक। हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई होता है, P इज इक्वल टू वी आई होता है, और I इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, ठीक है। आर आई इज इक्वल वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो यहाँ V बाई आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये V स्क्वायर बाई आर। तो जब हम फर्स्ट वाले की बात करें, फर्स्ट बल्ब की बात करेंगे, तो जब आप फर्स्ट बल्ब की बात करोगे तो P1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर वन, और जब हम सेकेंड बल्ब की बात करेंगे तो P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टू, और एक से दूसरे को डिवाइड कर देंगे, तो वी स्क्वायर बाई आर वन और वी स्क्वायर बाई आर टू, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, फ्रिक्शन के अपॉन में फ्रिक्शन, नीचे वाला ऊपर, तो आर टू बाई क्या हो गया आर वन, ठीक। अब रेजिस्टेंस का हमें कंपेयर करना है ना, कि भाई पहला और दूसरे रेजिस्टेंस के बीच में क्या स्थिति है। तो हम इसको ऐसे लिख लें, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P2 रेशियो P1, उल्टा कर दिया, ठीक। तो अब हमारे पास जो दूसरा बल्ब है उसका वोल्टेज 200 है, पहले बल्ब का कितना है 50 है, तो यहाँ हो जाएगा 200 बाई 50, 50 से 200 को तो 4 टाइम, तो 4 रेशियो 1। तो स्टूडेंट R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू हो गया 4 रेशियो 1। ये आपका स्टूडेंट बन के आ गया है ना, कंपेयर किया तो 4 रेशियो 1 में आ रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है अगला है, कंपेयर द 100 वोल्ट और 400 वोल्ट, और वोल्टेज जो हमें दिए हैं, एक तो 100 वोल्ट दे दिया और एक 400 वोल्ट, और ये 23 में आया सेम क्वेश्चन। तो हमारे पास इस तरह से आप लोग वहां कर चुके हैं, आपको फॉर्मूला पता ही है, डायरेक्ट लगाओ, क्या लगाओ R1 रेशियो R2 और P2 रेशियो P1। तो यहां रख देंगे आप P2 की जगह, ये हो गया P1 आपका 100 और P2 हो गया 400, तो 400 बाई 100
तो ये भी आपका हो गया 4:1। रेजिस्टेंस जो आया R1:R2 इज इक्वल टू 4:1। काफी इजी है, ये 23 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो कि भी युवा 23 में पूछा था, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ देयर लेंथ चेंज बी हाफ, देयर ओरिजिनल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, कंसिडर रेजिस्टेंस आर, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ये सब चीजें। अब R जो है उसका फॉर्मूला होता है ρL/, ठीक। लेंथ एरिया इनमें चेंज करने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टिविटी पर कोई चेंज नहीं आता है। तो स्टूडेंट यहां हमारे पास जो वायर है उसमें यह कहा गया कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, देयर लेंथ हाफ, लेंथ को क्या कहा, आधा करने की कहा, कर दो भैया, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज ट्वाइस, और जो एरिया है उसको डबल कर दो। तो डबल करने से हुआ ये कि ये हो गया ρL/A, और ये 2 और 2 मिलाकर कितना हो गया, 2 × 2 हो गया 4। तो R इज इक्वल टू ρL/A, और आगे क्या आ गया 1/4। तो ये नया रेजिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं R'। तो जो R' आया है वो किसके इक्वल आया है, 1/4R, ठीक। तो यानी कि उसमें कितना चेंज आया, तो वो उसका 1/4 हो जाता है। स्टूडेंट यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।